नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कुलभूषण जाधव मामले में भारत की बड़ी जीत। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फांसी पर रोक जारी रखने का सुनाया फैसला। काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने का दिया आदेश। कुलभूषण के पक्ष में 15-1 से फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश के लिए बताई बड़ी सफलता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ज्यादा ताकत देने से जुड़ा एनआईए संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित। एनआईए को विदेश में भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी वारदात की जांच का मिलेगा अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे से जुड़ा है बिल, नहीं होने देंगे दुरुपयोग। देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षाओं के बजाय अब सिर्फ एक नीट की होगी परीक्षा। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। डैम सेफ्टी बिल 2019 के अधिनियम करने के प्रस्ताव और रेल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को भी मिली मंजूरी। कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत से पहले कांग्रेस जेडीएस के 15 बागी विधायकों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के बागी विधायकों को नहीं किया जा सकता बाध्य। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र, लेकिन मामले में संवैधानिक संतुलन बनाना जरूरी। और लाहौर की लखपत जेल भेजा गया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद। एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट होने के डर से कुख्यात आतंकियों पर पाकिस्तान कार्रवाई को हुआ मजबूर। टेरर फंडिंग मामले में आतंकरोधी विभाग ने की गिरफ्तारी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आज भारत को बड़ी जीत मिली है। नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आज पाकिस्तान में बंद भारत के कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी। ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में निष्पक्ष मुकदमा चलाने का फैसला दिया। अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है, यानी हर मामले में भारत की जीत हुई है। जितनी भी दलीलें भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रखी गई थी, उन सभी को कोर्ट ने सही मानते हुए भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? सबसे पहले फांसी पर रोक लगाई है आईसीजे ने, साथ ही काउंसलर एक्सेस की भी इजाजत दी है, यानी कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलेगा। और 15-1 से ये फैसला भारत के पक्ष में आया है, यानी पूरे पैनल में जो 15 जजेस थे उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, सिवाय एक के। और फांसी पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान वियना संधि के मुताबिक काउंसलर एक्सेस दे कुलभूषण जाधव को। अब इसका असर पूरी तरह से इस मामले पर पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए इसे बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की दलील थी कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनता आईसीजे का इस मामले में हस्तक्षेप करने का, जिसे सिरे से नकारा अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईसीजे के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। काउंसलर एक्सेस की बात कही है कि कुलभूषण जाधव को मिलना चाहिए, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं पाकिस्तान को। तो ये हुई है, बहुत बड़ी जीत। हाँ, बहुत बड़ी जीत है, इसमें कहीं दो राय नहीं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत की बड़ी जीत बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जाधव के मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और इसके साथ ही आईसीजे में मजबूत तरीके से सफलतापूर्वक भारत का पक्ष रखने के लिए वकील हरीश साल्वे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से कुलभूषण जाधव के परिजनों को धीरज मिलेगा।
और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज़ रूम का, जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, किस तरह से देखें इस पूरे फैसले को? जो जीत भारत को मिली है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें भारत ने जो मांगे की थी तकरीबन सभी मांगे मान ली है आईसीजे ने, और भारत ने कई विकल्प भी दिए थे आईसीजे को कि उस विकल्प में जो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प भारत ने यह दिया था कि अगर कुलभूषण जाधव को भारत भेजना संभव नहीं हो तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक फेयर ट्रायल कराए और उस फेयर ट्रायल के माध्यम से एक बार फिर उस मामले की सुनवाई हो। तो आईसीजे ने जो पूरा जजमेंट अपना सुनाया है, उस जजमेंट में अगर जाएंगे तो आईसीजे ने सबसे पहले पाकिस्तान की इस दलील को पूरी तरह ठुकरा दिया कि आईसीजे को उस केस को सुनने का अधिकार ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान उसके अस्तित्व को ही नकार रहा था कि उनका कोई मतलब नहीं इस मामले को सुनने का। तो एक तरह से झाड़ लगाई है पाकिस्तान को कि हमारा मतलब है, और यह मतलब इसलिए है कि वियना कन्वेंशन को भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किया है। तो अगर आपने किसी कन्वेंशन को हस्ताक्षर किया है और भारत की दलील का पूरा आधार ही था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के तहत जो अधिकार मिले हैं कुलभूषण जाधव को, उस सारे अधिकारों को पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है, उसको ठुकराया है, उसे नहीं माना है। तो वियना कन्वेंशन को जिस तरीके से लागू किया जा सके, पूरा आईसीजे का जो जजमेंट है वो उसी के इर्द गिर्द है। और आईसीजे के जजमेंट में साफ साफ ये बात कही गई है कि इफेक्टिव कंसिडरेशन हो, इफेक्टिव रिव्यू एंड कंसिडरेशन हो, ताकि मतलब कोई लीपापोती ना करें, कहीं दिखावे के लिए कोई एक कोर्ट ना बना दे और उसमें फिर से अपने हिसाब से इफेक्ट आपने कोई दलील दे के पास कर दे। ऐसा नहीं, इफेक्टिव उसमें कंसिडरेशन और रिव्यू की बात की गई है और कहा गया है कि भारत के प्रतिनिधि को और भारत के वकील को भारत को अधिकार होगा कि नियुक्त करे कि कुलभूषण जाधव से मिलने के बाद उनके पक्ष में वो वकालत करे। तो एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। भारत जिसकी लगातार मांग कर रहा था कि हमारे देश के वो नागरिक हैं कुलभूषण जाधव और उनसे मिलने का अधिकार हो, उनके साथ क्या क्या गुजरी है और क्या क्या कानूनी मदद कर सकते हैं। और अखिलेश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आईसीजे का फैसला मानने के लिए कितना बाध्य होगा पाकिस्तान? क्या ये पूरी तरह से बाइंडिंग है उनके ऊपर? और दूसरी बात ये भी कि क्या अपील करने का कोई एक रास्ता पाकिस्तान के पास बचता है? निश्चित तौर पे देखिए, बाध्यकारी है। अब बाध्यकारी इसलिए है कि पाकिस्तान की अभी जो स्थिति है, पाकिस्तान अभी की स्थिति में कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से उसे अलग थलग होना पड़े। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हित में होगा कि वो एक स्पेशल कोर्ट का गठन करे और इस स्पेशल कोर्ट का गठन करके फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू करे। क्योंकि आईसीजे ने अपने जो फैसले हैं उसमें कहा है कि अगर आपके कानून में कोई अड़चन है कि आप मिलिट्री कोर्ट के समानांतर या उससे अलग कोई कोर्ट नहीं स्थापित कर सकते, तो आप अपने कानून में परिवर्तन कीजिए और उस कानून में परिवर्तन करके कोर्ट बनाइए और उस कोर्ट में इस मामले को सुनवाई कीजिए। तो आईसीजे ने पूरी तरह से जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हवाला देते हुए यह भी कहा है कि पेशावर कोर्ट के हाई कोर्ट ने एक मामला है जहां वो लंबित है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हमें सुनने का अधिकार है, लेकिन वो अभी मामला लंबित है, इसलिए आईसीजे ने कहा है कि आप अपने कानून में परिवर्तन करिए। यानी कि अब पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से दबाव है। और जैसा कि आपने बताया कि आईसीजे ने जिन बातों को चिन्हित किया है उस पर पाकिस्तान के लिए चलना बाध्यकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस खबर के बाद बात कर लेते हैं संसद के कामकाज की। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी पास हो गया और सदन के इस विधेयक को सर्वसहमति से मंजूरी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि एनआईए की साख को बनाए रखना और उसे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने सदन को एनआईए के पास दर्ज हुए मामलों और कोर्ट में एनआईए की तरफ से दायर चार्जशीट को लेकर भी जानकारी दी। उरी में घटना हुई, सीआरपीएफ पर हमला हुआ, पुलवामा में हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और एयर स्ट्राइक भी किया, घर में घुसकर जवाब देने की हमें हिम्मत। पाकिस्तान में कानून है, चिंता मत करिए, नहीं है इसकी चिंता मत करिए, मगर विश्व भर के अंदर जो रेसिप्रोकेट करेंगे वहां पर भी ये कानून का दायरा नहीं पहुंचाना है क्या? जो देश रेसिप्रोकेट करते हैं उसको तो हम वहां तो कानून का दायरा पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी कभी न कभी ये कानून बनाना ही पड़ेगा। और इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए कई दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार रखे।
you may make a very good act. You may have the best of intentions. There may be pious motives. But if the implementation of that act in this country is not in the spirit of federalism and cordiality, then certainly the implementation is going to suffer. The object with which this act had come into force, was brought into force, will not be achieved. 90% लोग अपराधियों को सजा देने का काम हुआ। इतना फास्ट इसमें व्यवस्था की गई है, कानून जो अपराधी हैं उनको तत्काल सजा दी जा सके कि ताकि उससे दूसरे तत्व जो इससे कम से कम भयभीत हो सके एनआईए एजेंसी की कार्रवाई से। मानवर इसमें बहुत ही योग्य और दक्ष अधिकारी रखे जाते हैं एनआईए में, ताकि जांच जो हो बहुत दक्षता पूर्वक जांच हो। Ordinarily in criminal cases the percentage of conviction is very minimum. In certain areas totally nil, and also the time frame may be fixed to conclude the trial, not the investigation. So I welcome this bill and I support this bill. State government is bypassed in this for a good cause, for a noble cause, but that cooperation, and we've had very good examples in Bengal where we've cooperated, like in the Bardhaman blast, where there's been a cooperation between the state government and the NIA. So the issue on federalism, sir, is a cause for concern. जब कानून सख्त बने हैं या उनमें ऐसे संशोधन हुए हैं जिससे सख्ती हो, तो उसका मिसयूज भी बहुत हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि इस तरह की परिस्थितियों में ये अवश्य देखें कि उसका दुरुपयोग न हो। तो दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। विधेयक में एनआईए को ज़्यादा अधिकार देने का प्रावधान है, जिसके तहत एनआईए को देश के बाहर भारत या भारतीयों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच और कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की इंच जमीन से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाने होंगे वो सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि सभी गैर कानूनी ढंग से निर्वासित किए गए लोगों को निर्वासित किया जाएगा, प्रवासियों को। और राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये बात कही और एनआरसी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये असम समझौते का हिस्सा है। एनआरसी अभी जो असम के अंदर है, असम एकॉर्ड का एक पार्ट है, मगर सबने सदन में राष्ट्रपति महोदय का भाषण सुना होगा और जिस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चुनकर आई है वो घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। देश की इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। और वहीं पाकिस्तान की ओर से वायुसेना को भारतीय विमानों की उड़ान के लिए 4 महीने से अधिक समय तक बंद रखे जाने के दौरान एयर इंडिया को 430 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार की ओर से इस बात की जानकारी आज राज्यसभा में दी गई है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले एयरलाइन को परिचालन स्तर पर लाभप्रद बनाना की कोशिश है और इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए। Next financial year 2019 to 20 started 1st April, the airline is expected to make a profit. The government proposed to establish an alternate mechanism, and the alternate mechanism will take the decisions for privatization. But I may inform the honorable member that some of these factors are beyond the government's control. 40% of the operating expense of an airline goes in what is called aviation turbine fuel. And then you have geopolitical developments. We were very happy yesterday when the airspace was reopened by a neighboring country, and Air India had already incurred a loss of something like 430 crores in the 4 months or so of the airspace being restrained. सरकार की रुचि थी
और 2002 में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम उस समय जो 44 श्रम कानून हैं इनको बहुत ही सरलीकृत करके 4 कोर्ट्स में लाने का काम करेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि 2004 से लेकर 2014 तक इन पर कोई कदम, कोई कार्रवाई नहीं उठाई गई। अब हम लोग आए हैं तो हम तत्काल इसमें सक्रिय हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि इसको एक सही दिशा में लेकर आने का काम किया जाए, तो कैबिनेट 2 कानून पास कर चुकी है और 2 में बेच का कानून अतिशीघ्र इस सदन में आने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम देश भर में लाने वाले हैं। इसमें आने वाले दिन में इसका जो कैबिनेट अप्रूवल को जाने वाला है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट देश भर में हम काम कर रहे हैं। इसके लिए लगभग 31 स्टेट्स में 1.1 लाख केसेस पेंडिंग है। इस केसेस को हम 2 इयर्स के अंदर क्लियर करना है, ऐसा एक्ट में ला रहे हैं। जितने भी पेंडिंग है 1.6 लाख केसेस पेंडिंग है देश में, उस केसेस को विथिन 2 इयर्स के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्लियर करने के लिए हम ये कोर्ट आने वाले इस कैबिनेट मीटिंग में इसमें होगा। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की भी बैठक हुई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए 1600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत लगाए जाने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 2880 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता होगी, जो देश के किसी भी बांध पर लगाए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर बनने वाली बिजली से ज़्यादा है। कैबिनेट के दूसरे फैसले में तय किया गया है कि कई मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक ही परीक्षा यानी नीट का ही आयोजन किया जाएगा। आज तक देश के सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जल विद्युत प्रकल्प प्रोजेक्ट, यह आज मंजूर हुआ है अरुणाचल में दिबांग प्रोजेक्ट। 2880 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज है। अभी क्या हो रहा है, नीट भी हो रही है और नीट के अलावा ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की भी एग्जामिनेशन होती है। एंट्रेंस टेस्ट मल्टीपल है, अब सबके लिए नीट होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में रेल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई। पहला है इलाहाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का 3rd लाइन बनाने का काम। ये जो रूट है इलाहाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इसमें आज के दिन लाइन कैपेसिटी 159% इस्तेमाल हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना उसमें ओवरलोड पे ये लाइन चल रही है। ये 2650 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और उसका कंप्लीशन कॉस्ट 2890 करोड़ रुपए होगा। लगभग 5 वर्ष में अनुमानित ये काम किया जाएगा। सजनवा धोरीघाट, इसकी नई लाइन, सजनवा धोरीघाट में आज के दिन कोई लाइन नहीं है और जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो इंदिरा से लेके धोरीघाट, इसका गेज कन्वर्जन का प्रोजेक्ट चल रहा है। पर धोरीघाट पे खत्म हो जाती है लाइन, उसके बदले धोरीघाट से सजनवा उत्तर प्रदेश में जब ये लाइन लग जाएगी, नई लाइन, तो उससे मेन लाइन के साथ ये धोरीघाट की लाइन भी कनेक्ट हो जाएगी। इंडिया इनोवेशन ग्रोथ कार्यक्रम के तहत राजधानी दिल्ली में आज 20 विश्वविद्यालयों को सम्मानित किया गया। इन विश्वविद्यालयों को 10-10 लाख रुपए की इनाम राशि दी गई है। साथ ही स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए 16 ओपन इनोवेशन को 25-25 लाख रुपए के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लॉकहीड मार्टिन और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम चला रहा है। कार्यक्रम में मौजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार के स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन का सहयोग कर रहा है और भारतीय इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा भी देता है।
हम सब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें टाटा ट्रस्ट है, इसमें लॉकहीड मार्टिन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसको तैयार किया है। इतने बहुत बढ़िया हमारे जो युवा ये वैज्ञानिक हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं और जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं, उन सभी लोगों से मिलकर इस प्रोग्राम को बनाया गया है। तो इससे उनको काफ़ी बल मिलता है, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा में कल होने वाले शक्ति परीक्षण में कांग्रेस जेडीएस के 15 बागी विधायकों को शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर अपने फैसले में आज ये बात कही। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये भी कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष KR रमेश कुमार तय अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को होने वाले कर्नाटक के कुमारस्वामी सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले बागी विधायकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमें इस मामले में संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है। स्पीकर 15 बागी विधायकों के इस्तीफों पर अपने अनुसार विचार करें, अपने अनुसार फैसला करें और वो खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। The court has accepted the plea of these 15 MLAs that they may attend the house or they may not attend the house. So there can be no disqualification or no whip to force them to attend. Even if the speaker decides on the resignation today, the legal position will still remain that these 15 MLAs have a choice to go to the house or not. If they don't go, obviously the government will fall. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गलत मिसाल पेश होगी। वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बागी विधायकों की नैतिक जीत करार दिया है। Supreme Court has given very good verdict. All 15 MLAs, those who are resigned, they can't issue any whip and there is no condition to attend the Vidhan Sabha. That means Kumaraswamy lost his mandate. Tomorrow is going to move confidence motion. When there is no majority, automatically he must resign tomorrow. I welcome the Supreme Court decision. It is the victory of Constitution and democracy. उधर कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर KR रमेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पक्ष सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। अब सबकी नजर कर्नाटक में कल होने वाले बहुमत प्रदर्शन पर होगी। विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर विधायकों की संख्या 223 है। ऐसे में सदन में बहुमत के लिए 112 विधायकों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस के पास 78, जेडीएस के पास 37 और बीएसपी के पास 1 विधायक की मदद से HD कुमारस्वामी के 116 विधायकों के समर्थन का दावा वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायक बागी होकर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और 2 निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। ऐसे में बागी विधायक सरकार के खिलाफ वोट करते हैं या अनुपस्थित रहते हैं तो बहुमत का आंकड़ा गिरकर 104 पर आएगा। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के 100 विधायक ही रह जाएंगे। वहीं बीजेपी 105 विधायक और 2 निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की नई और हाईटेक बिल्डिंग का आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश भी मौजूद थे।
इस नई इमारत में 5 ब्लॉक्स हैं। जजों और वकीलों के लिए देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। ये 3 फ्लोर तक फैली है। इमारत को भूमिगत रास्ते के जरिए पुरानी बिल्डिंग से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक काम, मुकदमों की फाइलिंग, कोर्ट के आदेशों की कॉपियां लेने आदि सभी काम इस नई बिल्डिंग में होंगे। इसकी लागत 885 करोड़ रुपए की आई है और इस बिल्डिंग में बड़े सोलर पैनल लगे हैं और इससे 1400 किलोवाट सौर ऊर्जा तैयार की जाएगी। इस बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट की सभी फाइलों का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और कोर्ट का सारा प्रशासनिक काम, मुकदमों की फाइलिंग, कोर्ट के आदेशों और फैसलों की कॉपी लेने वाले सभी काम पुरानी बिल्डिंग से इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मुकदमों की सुनवाई करने वाली अदालतें पुरानी बिल्डिंग में ही रहेंगी। Today I am happy to inaugurate the additional building complex of the Supreme Court, a 21st century home for India's apex judicial institution. I am also happy to receive and be introduced to translations of 100 important judgments of the Supreme Court. These will now be available in a variety of regional and Indian languages and accessible to hundreds of millions of our fellow citizens who may not be knowing English. As a former member of the Supreme Court Bar, I have spent many productive professional years in the Supreme Court. I have fond memories of its courtrooms, registry, and particularly the bar library. The architecture and history of the Supreme Court building have always been a source of fascination. और एक बार फिर बात कर लेते हैं कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई जो अपडेट हमारे पास आ रही है। विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले का स्वागत किया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से भारतीय पक्ष पूरी तरह सही साबित होता है और ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान ने इस मामले में वियना संधि का पालन नहीं किया है। We welcome the judgment delivered just now by the International Court of Justice in The Hague in favor of India in the case relating to Sri Kulbhushan Jadhav. The court, by a vote of 15-1, has upheld India's claim that Pakistan is in egregious violation of the Vienna Convention on Consular Relations 1963 on several counts. We also appreciate the direction by the International Court of Justice that Pakistan should review and reconsider the conviction and sentence given to Sri Jadhav by the Pakistani military court. We note that the court has directed that Pakistan is under an obligation to inform Sri Jadhav without further delay of his rights and to provide Indian consular officers access to him in accordance with the Vienna Convention. We expect Pakistan to implement the directive immediately. This landmark judgment validates India's position on this matter fully. We will continue to work vigorously for Sri Kulbhushan Jadhav's early release and return to India. Thank you. इन सब के बीच मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आतंकरोधी विभाग ने हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार किया। सईद लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद हाफिज सईद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाफिज सईद को 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।